गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हीली अकेडमी जेआरएफ में आपका स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा लो ताकि कोई भी मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो उससे आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इस चैनल पे जो है आपको पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स मिलेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे अरबिंदो घोष। श्री अरबिंदो घोष, ही वॉज बोर्न इन 1872 इन कोलकाता एंड डाइड इन 1950 इन पुडुचेरी। तो उनका जन्म कोलकाता में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1950 में पुडुचेरी में। श्री अरबिंदो वॉज नोन एज अरबिंदो घोष। अरबिंदो को हम अरबिंदो घोष के नाम से भी जानते हैं एंड इज़ रिगार्डेड एज द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इनको प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है। तो इंडियन नेशनलिज्म पे जो है इनका बहुत सारा काम है। इंडियन नेशनलिज्म का अगर कोई आपको क्वेश्चन आता है पर्टिकुलरली जो थियोलॉजी यानी रिलीजन से जुड़ा हो तो उसका ये आप मान के चलना कि उसका आंसर अरबिंदो घोष ही है। ही इज़ फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्पिरिचुअल थाट। जो इंडियन पॉलिटिकल थाट में जो स्पिरिचुअल थाट है तो उसमें मास्टरी अरबिंदो घोष की है। अरबिंदो घोष का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो स्पिरिचुअल थाट में है। He spent his childhood in England because his father sent him to England to save him from influence of Indian culture। अब अरबिंदो घोष की जब हम थाट पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि जो इंडियन फिलॉसफी है पर्टिकुलरली जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का इन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इंडियन फिलॉसफी का इन पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन इनके फादर ने इनको इंग्लैंड भेजा था इसलिए कि जो इंडिया का कल्चर है उसका इन पे इन्फ्लुएंस ना पड़े, जो वेस्टर्नाइजेशन है तो अरबिंदो घोष पे वेस्टर्नाइजेशन की झलक पड़े। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893, लेकिन वो जो है इंडिया वापस आ जाते हैं 1893 में एट द एज ऑफ 21 ईयर्स। ही रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स इन 1910 एट द एज ऑफ 39 ईयर्स। तो 1910 में वो पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले जाते हैं। तो 39 ईयर्स एज एक बहुत यंग एज है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी जो काफ़ी हिस्सा लिया है, लेकिन ये एक अपनी यंग एज में जो है इंडियन पॉलिटिक्स से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। ही देन सेटल्ड इन पुडुचेरी, उसके बाद वो पुडुचेरी में सेटल हो गए। इनकी बहुत सारी जो हमारे पास राइटिंग्स हैं, कुछ बुक फॉर्म में है, कुछ आर्टिकल्स में है। तो जो आर्टिकल हैं वो मोस्टली इसमें जो वंदे मातरम न्यूज़पेपर है तो इसमें उनकी बहुत सारी राइटिंग्स हैं अरबिंदो घोष की। अब इनकी हम थोड़ी कोटेशंस पढ़ेंगे, जो इनकी इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं। फर्स्ट है, ऑल ग्रेट मोमेंट ऑफ लाइफ इन इंडिया हैव बिगिन विद ए न्यू स्पिरिचुअल थॉट एंड यूजुअली ए न्यू रिलीजियस एक्टिविटी। कि इंडिया में ग्रेट जितने भी मोमेंट इंडिया में बहुत बड़े बड़े मोमेंट हुए हैं तो उनकी जो स्टार्टिंग है एक स्पिरिचुअल थॉट से ही हुई है और उनकी एक रिलीजियस एक्टिविटी से ही हुई है। आज के पहले के टाइम में भी जब हम इंडियन फिलॉसफी में देखते हैं तो कुछ भी चीज़ होती थी तो गुरु से स्टार्ट होती थी, या सनातन धर्म में देखा जाए तो कोई भी अच्छा कार्य है वो गणेश भगवान जी की पूजा से होती है। तो यही अरबिंदो घोष का मानना है कि कोई भी जो ग्रेट मोमेंट इंडियन की लाइफ में हुए हैं, जितनी भी मोमेंट्स हुए हैं, तो उनकी जो बिगिनिंग है वो स्पिरिचुअल, एक नई स्पिरिचुअल थॉट से, एक नए रिलीजियस एक्टिविटी से है। ये है अरबिंदो घोष की कोटेशन। फिर आता है, विद हिम नेशनलिज्म वाज नॉट ए मेयरली पॉलिटिकल स्लोगन नॉर ए मेयर इंटेलेक्चुअल आइडिया बट हिज फर्स्ट पैशन एंड रिलीजन। इनका मानना ये था कि नेशनलिज्म कोई एक पॉलिटिकल स्लोगन ही नहीं है और एक इंटेलेक्चुअल आइडिया ही नहीं है, बल्कि एक पैशन है, एक धर्म है, एक रिलीजन है। इन्होंने नेशनलिज्म को रिलीजन से जोड़ा क्योंकि इन्होंने ग्रीस के थिंकर्स जो थे उनकी बहुत अच्छे से स्टडी की थी। जो ये जो ओलंपिक गेम्स के बारे में आपने सुना होगा, तो ओलंपिक गेम्स का ओरिजिन कैसे हुआ था कि जो ग्रीस के भगवान थे तो भगवान के नाम पे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, यूनिटी लाने के लिए उनकी गेम्स करवाई गई थी, जिनको हम ओलंपिक गेम्स के नाम से भी जाना जाता। तो वही उसका इन्फ्लुएंस इन पे भी था। तो इनका मानना ये था कि जो भी नेशनलिज्म जो है वो पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, बल्कि वो क्या एक पैशन है, एक रिलीजियस थिंग है। उनको पता था कि इंडिया में जो अगर लोगों को यूनाइट करना है, आज के टाइम में हम देखते हैं कि कोई धर्म का मसला हो तो उसमें लोग यूनाइट हो जाते हैं। तो इनका मानना था कि अगर इंडियंस को यूनाइट करना है तो हमें धर्म को लेके चलना पड़ेगा।
ये विद हिम नेशनलिज्म वाली कोटेशन जो है ये हरिदास एंड उमा मुखर्जी ने दी हुई है। फिर उसके बाद आता है आई से नो लॉन्गर दैट नेशनलिज्म इज ए क्रीड, ए रिलीजन, ए फेथ, आई से दैट इट इज़ द सनातन धर्म विच फॉर अस इज नेशनलिज्म। कहते हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि नेशनलिज्म धर्म है या नेशनलिज्म जो है एक बिलीफ है, बल्कि हमारे लिए जो सनातन धर्म है वही नेशनलिज्म है। ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि जो नेशनलिज्म है वो धर्म है या वो रिलीजियस फेथ है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे लिए सनातन धर्म है वही नेशनलिज्म है। ये अरबिंदो घोष की कोटेशन है। उसके बाद इनके अरबिंदो घोष की है द हिंदू नेशन वॉज बॉर्न विद द सनातन धर्मा, विद इट इट मूव्स, विद इट इट ग्रोज, when the Sanatan Dharma declines then the nation declines, and if the Sanatan Dharma were capable perishing, with the Sanatan Dharma it will perish। कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू नेशन की जो जन्म हुआ है वो सनातन धर्म से ही हुआ है। हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म के साथ ही ग्रो मूव किया है, आगे चला है, सनातन धर्म के साथ ही बड़ा हुआ है। उस अगर सनातन धर्म डिक्लाइन होगा तो हिंदू राष्ट्र भी डिक्लाइन होगा। तो अगर सनातन धर्म जो है ख़त्म होगा, पेरिश होगा, तो जो हमारा हिंदू नेशन है वो भी पेरिश होगा। ये भी अरबिंदो घोष की ही कोटेशन है। इसके बाद है वी शुड डिवोट आवर सेल्फ नॉट ओनली टू पॉलिटिकल अलोन, not to theology or philosophy or literature or science by themselves, but to all these to our dharma। हमें क्या है, अपने आप को पॉलिटिक्स में डिवोट नहीं करना है, थियोलॉजी में नहीं, फिलॉसफी, लिटरेचर, साइंस किसी में नहीं करना है, बल्कि हमें अपने आप को जो हमारा धर्म है उसमें डिवोट करना है। और जो सारी ये चीज़ें हैं इन चीज़ों को किस में डिवोट करना है, धर्म में, धर्म के हिसाब से इन चीज़ों को देखना है। The realization of spirituality of India could alone make India free and great। तो जो हमें जब अपनी स्पिरिचुअलिटी इंडिया की है, जब उसकी रियलाइजेशन होगी तभी इंडिया फ्री भी हो सकता है और तभी इंडिया एक महान ग्रेट नेशन भी बन सकता है, एक महान राष्ट्र बन सकता है। द यूरोपियन आइडिया ऑफ मैकेनिकल फ्रीडम ऑन द अदर हैंड कंसंट्रेट ऑन आउटर पॉलिटिकल एंड सोशल परफेक्शन दैट टू द लोअर हाफ। ये कहते हैं कि जो इंडिया का नेशनलिज्म है वो एक स्पिरिचुअल है, वो एक कंप्लीट नेशनलिज्म है, लेकिन जो यूरोपियन कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है वो क्या है, उनका जो कंसेप्ट है फ्रीडम का, वो मैकेनिकल फ्रीडम है। मैकेनिकल फ्रीडम हो गया कि जो उनकी फैक्ट्रीज़ हैं वो ग्रो करनी है, यानी इकोनॉमिकली जो है नेशन ग्रो करेगा। तो ये कहते हैं कि जो यूरोप का आइडिया है फ्रीडम का वो एक मैकेनिकल फ्रीडम का आइडिया है, और वो खाली उस पर पॉलिटिकल पे कंसंट्रेट करता है, सोशल परफेक्शंस पे नहीं करता, अगर करता भी है तो आधा करता है, पूरा नहीं करता। He identified two different tasks of realization of nationalism in India। इन्होंने दो चीज़ें बताई थी नेशनलिज्म में, जो इंडियन नेशनलिज्म को कंसंट्रेट करना है, दो चीज़ों पे, दो टास्क पे कंसंट्रेट करना है। वो है, एक है विनिंग स्वराज फॉर इंडिया, कि इंडिया में जो है सेल्फ रूल होना चाहिए, ब्रिटिश राज नहीं होना चाहिए। रिटर्निंग टू आवर ओल्ड नेशनल इंडिविजुअलिटी, तो जो हमारा राष्ट्र जो महान था, एक हमारी इंडिविजुअलिटी थी, एक हमारी इंडिविजुअल पहचान थी हमारे राष्ट्र की, तो वो बनानी है। जो इंडिया सोने की चिड़िया थी उस पर हमने फोकस करना है। In 1892 he became a member of Lotus and Dagger, a secret society whose members pledged themselves to the emancipation and reconstruction of India। तो 1892 में जो है ये इसके मेंबर बन जाते हैं, लोटस एंड डैगर। ये एक बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा भी है। तो 1892 में जो है अरबिंदो घोष लोटस एंड डैगर, ये एक सोसाइटी, सेक्रेट सोसाइटी होती है, तो इसके मेंबर बन जाते हैं। ये ब्रिटेन, इंग्लैंड में फंक्शन करती है, भारत में नहीं थी, ये बाहर थी, तो उसके मेंबर बन जाते हैं। अभी इस सेक्रेट सोसाइटी का क्या था कि ये सोसाइटी, जो इसका मेन मोटिव था कि भारत को हमने आज़ादी दिलानी है, और जो नुकसान उन्होंने ब्रिटिशर्स ने किया है उसकी रिकंस्ट्रक्शन करनी है, भारत को एक महान राष्ट्र बनाना है। टेक्निक ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल, तो जो उनके पॉलिटिकल स्ट्रगल के टेक्निक्स थे वो कौन कौन थे।
Moderate Congress leaders were demanding the colonial self-government or domain status within the British Empire, but Aurobindo, along with Bipin Chandra Pal, demanded the Purna Swaraj or the complete sovereignty. तो जो मॉडरेट कांग्रेस के लीडर थे वो उनका मानना ये था और वो ये डिमांड कर रहे थे जो हम ब्रिटिश एम्पायर है इसमें ही जो है हमें हमारी सेल्फ गवर्नमेंट बन जाए, हमें डोमेन स्टेटस बन जाए, यानी ब्रिटिशर्स के अंडर ही हमें जो है रूल करने की इजाज़त मिल जाए। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे जिनमें ये अरबिंदो घोष थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाल बाल पाल ग्रुप के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये डिमांड कर रहे थे कि पूर्ण स्वराज, कि हमारा इंडिया जो है, हमारा भारत जो है पूर्ण स्वतंत्र, कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और हमारी जो सॉवरेनिटी है वो कंप्लीट, हमारा राष्ट्र जो है कंप्लीट सोवरेन होना चाहिए, सोवरेनिटी जो हमारी अपनी होनी चाहिए। He, along with Bipin Chandra Pal, gave a comprehensive political plan known as passive or defensive resistance। तो उन्होंने एक डिफेंसिव रेजिस्टेंस या पैसिव रेजिस्टेंस का प्लान भी दिया था। अभी इसमें क्या है, द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाई, पहले तो ये स्टार्टिंग में बिपिन चंद्र पाल ने दी थी पैसिव रेजिस्टेंस का कंसेप्ट, उसके बाद फिर अरबिंदो घोष ने इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया, फिर फाइनली इस कंसेप्ट को गांधी जी मॉडिफाई करते हैं और अपना कंसेप्ट देते हैं सत्याग्रह का। द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस was based on some principle। जो डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस है ये कुछ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट प्रिंसिपल was to immobilize the colonial administration by an organized refusal to do anything which would help the British commerce in India's exploitation। कि हम क्या करेंगे, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसको नहीं चलने देंगे और जो भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन कहेगा वो चीज़ें हम नहीं फॉलो करेंगे, पूरा रिफ्यूज़ कर देंगे। ताकि जो ब्रिटिशर्स की सरकार क्यों चल रही थी, क्योंकि इंडियंस का उनको सपोर्ट मिल रहा था तभी चल रही थी ना। तो जो इंडिया का वो सपोर्ट है वो सपोर्ट हम नहीं देंगे। उससे क्या हो जाएगा कि जो हमारी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है इंडिया की वो बंद हो जाएगी और ब्रिटिश सरकार जो है इंडिया में फंक्शन नहीं कर पाएगी। दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू स्वदेशी मूवमेंट। ये स्वदेशी मूवमेंट से भी रिलेटेड है। स्वदेशी मूवमेंट की द टर्म कॉइंड बाय मेन लीडर्स, जो बंगाल पॉलिटिक्स के लीडर्स थे जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर और अरबिंदो घोष थे, ये इन्होंने कॉइन की थी स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी टर्म। द कंसेप्ट ऑफ बाइकॉट, इसमें क्या था, जो बाइकॉट है 4 पार्ट्स में, जो 4 थिंग्स में जो है बाइकॉट लगाया गया था। फर्स्ट इकोनॉमिक बाइकॉट, कि हम जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ब्रिटिशर्स की, चाहे वो खाने की चीज़ें परचेज़ करनी हो दुकान से या पहनने की करनी हो, तो वो इकोनॉमिक बिल्कुल बाइकआउट कर देंगे। एजुकेशन बाइकआउट कर देंगे, जो ब्रिटिशर्स के स्कूल है उसमें नहीं जाएंगे। जुडिशल बाइकआउट होगा कि उनकी अदालत वगैरह जो भी है जुडिशरी है उसका पालन नहीं करेंगे। और बाइकआउट ऑफ एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी जो भी कहेगा उसको हम नहीं मानेंगे। तो ये 4 टाइप का जो है इन्होंने बाइकआउट का कंसेप्ट दिया है। He believed that varying doses of violence were not only stimulating but indispensable for bringing the legal or constitutional agitation well within the range of realization। तो उनका मानना ये था कि जो हम डोजेज ऑफ वायलेंस जो कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, तो ये जो है उनको, जो हमें है ये प्रेरणा ही नहीं दे रहा है, बल्कि ये ज़रूरी भी है कि अगर हम जो है अपनी कंट्री को आज़ाद करना चाहेंगे, अगर जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन है उनको अगर हम एक सक्सेसफुल करना चाहेंगे, उनको रियलाइजेशन देंगे, उनको वो रियल हो पाएँ, तो उसके लिए जो है ये वायलेंस के डोजेज जो वो वायलेंस करते थे वो नेसेसरी है। आपको पता ही होगा जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था वो कंप्लीट वायलेंस पे बिलीव करता था। जो मॉडरेट थे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इंडिया को आज़ाद करना चाहते थे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका मानना ये था कि हम वायलेंस से ही ब्रिटिशर्स को सबक सिखा सकते हैं। He criticized the Western concept of state, that is welfare state, and also the idea of compromise for the sake of majority। तो इन्होंने जो कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट है, जिसको हम वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट भी कहते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ किया था। उसको क्रिटिसाइज़ इसलिए किया था क्योंकि आज के टाइम में भी इलेक्शन होते हैं, तो मान के चलो 1000 वोटर्स हैं, 1000 वोटर्स में से जो कैंडिडेट जीतता है उसको 500 वोट पड़ते हैं, 600 700 जितने भी पड़ते हैं, लेकिन 1000 तो नहीं ना पड़ रहे हैं।
तो जैसे 700 वोट अगर किसी एमएलए को पड़ रहे हैं तो 700 तो एमएलए के पक्ष में हैं कि हाँ इनको एमएलए विधायक बना दीजिए, लेकिन जो 300 उनके अगेंस्ट में है, तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट उन जो माइनॉरिटी सेक्शन है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहता है। तो इसीलिए जो अरबिंदो घोष थे तो इस कंसेप्ट को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। द स्टेट इन मॉडर्न टाइम रिप्रेजेंट द इगोइस्टिक करेक्टर ऑफ इलाइट। ये कहते हैं कि आज के टाइम में जो मॉडर्न स्टेट है वो खाली इगोइस्टिक जो इलाइट क्लास का घमंडी वाला करेक्टर है तो उसी को रिप्रेजेंट करता है, गरीबों के बारे में नहीं सोचता है। When the state attempts to take up control of cooperative action of the community, it condemns itself to create monstrous machinery which will end by crushing out the freedom initiative सीरियस ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये कहते हैं कि जो कोऑपरेटिव एक्शंस हैं कम्युनिटी में, जितने भी कोऑपरेटिव एक्शंस होते हैं, चाहे वो बार्टर सिस्टम है या जितने भी और कोऑपरेटिव एक्शंस हैं, अगर स्टेट उनको भी कंट्रोल करती है तो वो क्या होगा कि स्टेट इतनी ज़्यादा ग्रो मतलब कर जाएगी कि वो बाकी वाली फ्रीडम जो है वो उसको क्रश कर देगी और ह्यूमन बीइंग को सीरियसली डैमेज कर देंगी। जो ह्यूमन बीइंग की फ्रीडम है उसको बिल्कुल डैमेज कर देगी। नेशनलहुड इज़ प्राइमरी कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। तो अगर इंडिविजुअल फ्रीडम को हमने इंडिविजुअल को अगर हमने फ्रीडम देनी है तो नेशनलहुड जो है एक प्राइमरी कंडीशन होगी, यानी अपना राष्ट्र जो है उन पर्सनस को देना पड़ेगा। बट एक नेशन कैन बेस्ट ऑफ फ्रीडम अपॉन इट्स मेंबर ओनली व्हेन द नेशन इटसेल्फ इज फ्री। लेकिन ये फिर कहते हैं, पहले कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल को अगर हमने फ्रीडम देनी है तो जो उनके पास एक राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन उनका राष्ट्र तभी उनको फ्रीडम दे पाएगा ना अगर राष्ट्र खुद फ्री होगा। जैसे उस टाइम हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, हमारे पास नेशन था, लेकिन इंडिया एक नेशन था हमारे पास, लेकिन नेशन हमारा खुद ही फ्री नहीं था, तो इंडिविजुअल कैसे फ्री होता। द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम देयरफॉर also postulates that no nation should deny freedom to any other nation। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम फिर ये कहता है कि कोई भी नेशन हो उसको दूसरे नेशन की आज़ादी नहीं रोकनी चाहिए। जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमारी आज़ादी रोकी थी, हमें गुलाम बनाया था, तो कोई भी देश है वो दूसरे देश को गुलाम नहीं बना सकता या उस देश को दूसरे देश को गुलाम नहीं बनाना चाहिए। Denial of freedom to individual is a loss to the nation and denial freedom to the nation is a loss to humanity। कि अगर हम किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को, किसी महिला को फ्रीडम नहीं देते हैं तो वो एक राष्ट्र को जो है नुकसान होगा, लेकिन अगर हम किसी राष्ट्र को ही फ्रीडम नहीं देते हैं तो वो पूरी ह्यूमैनिटी का लॉस होगा। विदाउट द पॉलिटिकल फ्रीडम द सोल ऑफ मैन इज क्रिपल्ड। तो पॉलिटिकल फ्रीडम अगर नहीं होगी तो इंसान की जो सोल है वो बिल्कुल ख़राब होगी, उसका कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ही ट्रीट्स स्वराज एज द नोबलेस्ट गोल ऑफ कॉलोनियल पीपल। ये कहते हैं कि जो कॉलोनियल पीपल हैं तो उनका जो है एक गोल, सबसे अच्छा जो गोल उनका होना चाहिए स्वराज, कि वो अपने उनका जो देश में है अपना राज हो। ही envisaged an independent India not only to secure progress of Indian people but to work for the promotion of human unity which was a goal of all progress। तो इंडिया को इंडिपेंडेंट करना उनका ये खाली पॉलिटिकली मोटिव नहीं था कि हाँ देश आज़ाद हो जाएगा, जो हम इंडियन पीपल हैं हमारी प्रोग्रेस होगी, बल्कि उनका ये था कि हम पूरी ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस करेंगे, सबकी प्रोग्रेस करेंगे, जितनी भी ह्यूमैनिटी है वर्ल्ड लेवल पे प्रोग्रेस करेंगे अगर हमारा इंडिया जो है फ्री हो जाता है। योगा इज़ असेंशियल वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कि अगर हम अपनी स्पिरिचुअलिटी जो है तो उसको अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो योगा जो है हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन वॉज बेस्ड ऑन मेटेरियलिज्म एंड इंडियन सिविलाइजेशन वॉज स्पिरिचुअलिटी, हैंस इंडियन सिविलाइजेशन वॉज सुपीरियर। तो उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जो है इन्फीरियर समझा था क्योंकि वो मटेरियलिज्म पे बेस्ड है पूरी, तो इंडियन सिविलाइजेशन को सुपीरियर माना था क्योंकि वो एक स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड है। वाइल द लिबरल रिफॉर्मिस्ट थिंकर जैसे कि राजा राम मोहन राय, दादा भाई नवरोजी, महादेव गोविंद रेनेदे एंड गोपाल कृष्ण गोखले appreciated the Western rule for the development of India as they were influenced by Westernization, but the Aurobindo criticized it and appreciated only Sanatana Dharma as the best way ऑफ डेवलपिंग इंडिया। जैसे कि कुछ लिबरल थिंकर्स थे, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, महादेव
गोविंदरायण या गोपाल कृष्ण गोखले, तो इनका मानना यह था कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया में वो अच्छा है, क्योंकि उससे जो है इंडियंस की जो ग्रोथ हो रही है, इंडियंस की डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन अरबिंदो घोष जो थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा जो हमारा सनातन धर्म है हम उसी से डेवलप हो सकते हैं, ना कि इस वेस्टर्नाइजेशन से। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आज के टाइम में हम देखते हैं जापानीज़ पीपल, चाइनीज़, उनकी रिसर्च बहुत आगे है हमसे, बहुत काफ़ी हमसे आगे डेवलप हो रहे हैं। तो वो अपनी सिविलाइजेशन से ही हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, इंग्लिश का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है तो इंडिया मैक्सिमम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ हिंदी बेस्ड पार्ट्स हैं, कुछ इंग्लिश बेस्ड पार्ट्स हैं, तो उससे पूरे इंडिया की अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो ये जो मैज़नी थे, ये एनी बेसेंट ने कहा था अरबिंदो घोष को इंडियन मैज़नी। मैज़नी कौन थे? मैज़नी जो थे ये इटालियन फ्रीडम फाइटर थे। तो उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी वहाँ पे, यंग इटली, तो इसके सेक्रेट मेंबर्स थे। तो जो ये यंग इटली इन्होंने संगठन बनाया था, पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी एक। इसका मोटिव क्या था कि जो इटली अनडिवाइडेड इटली थी, बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड थी, जैसे हमने पढ़ा था मैकियावेली के लेक्चर में। तो इनका मानना ये था कि हम इटली को एक यूनाइटेड इटली बनाएंगे, जिससे यूरोप में जो है इटली का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और कोई भी राष्ट्र जो है इटली को एक हल्का देश नहीं समझेगा। फिर आते हैं कुछ वर्क्स जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम चांसेस आपको इन वर्क से मतलब क्वेश्चन के जो मैक्सिमम चांसेस हैं आने के, तो वो इन वर्क से आएगा। तो कोई भी आपको ऐसी बुक नहीं मिलेगी जिसमें ये सारे वर्क मिलेंगे। तो अगर जैसे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की एक बुक है वीपी वर्मा की, तो सबसे बड़ी बुक है, 600 उसकी कास्ट है, 1000 उसके पेजेस हैं। तो अच्छी बुक वही है इंडियन पॉलिटिकल थॉट की। तो उसको भी अगर पढ़ोगे तो आपको वर्क्स तो थोड़े बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो इनकी डेट है वो आपको नहीं मिलेगी। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको एक सीक्वेंस में करने होंगे वर्क। तो अगर आपको वर्क के साथ डेट पता नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ इसको अच्छे से रट लेना। फर्स्ट वर्क है द आइडियल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये 1918 में इन्होंने पब्लिश किया था। फिर है लाइफ डिवाइन, ये 1919 में था। फिर रेनेसांस इन इंडिया 1920, ए सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन 1921, आइडिया ऑफ कर्म योगिन 1921, एसे ऑन गीता 1922, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर 1923, रिडल्स ऑफ दिस वर्ल्ड 1933, basis of yoga 1936, savitri, a legend and a symbol 1946, synthesis of yoga 1948, and doctrine of passive resistance 1948, then the human cycle 1948, ideals and progress in 1951। ये थे इनकी बुक्स थी। फिर कुछ इनके कंसेप्ट्स हैं, जैसे इन्वोल्यूशन है इनका कंसेप्ट, इंटीग्रेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर है, द सुपरमैन है। तो ये इनके बुक्स प्लस इनके कंसेप्ट्स थे। तो इनको अच्छे से करना, यहाँ से मैक्सिमम चांसेस हैं आपको क्वेश्चन आने के। फिर है हिज फिलोसफी ऑफ साइक्लिक एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्ल हैम्फ्रीज। जो हैम्फ्रीड हैं, कॉल हैम्फ्रीड जो हैं, तो ये एक फ्रेंच थिंकर हैं। तो जो इन्होंने साइक्लिक एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन का कंसेप्ट है अरविंदो घोष का, तो ये इनसे इन्फ्लुएंस था। ही अलॉन्ग विद विवेकानंदा, तिलक एंड गांधी क्रिटिसाइज द यूटिलिटेरियनिज्म फिलॉसफी ऑफ बेंथम। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेंथम की फिलॉसफी जो है यूटिलिटेरियनिज्म की, तो ये इन्होंने क्रिटिसाइज़ की थी। यहाँ पे एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, मैक्सिमम जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं वो यूटिलिटेरियनिज्म को आपको क्रिटिसाइज़ करते हुए मिलेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कि यूटिलिटेरियनिज्म का, कि इंडियन थिंकर ने किसने क्रिटिसाइज़ किया था, तो ये सब ने किया था। क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म की फ़िलॉसफी बेंथम की ये है कि हमने कोई भी पॉलिसी बनानी है, कुछ भी करना है, तो उसकी हमने आउटपुट देखनी है कि उससे कितने लोग खुश हो सकते हैं, मैक्सिमम हैप्पीनेस कितने लोगों की हो सकती है। लेकिन जो लोग उससे खुश नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली विधायक एमएलए वाली एग्जांपल दी थी, तो वो जो लोग उस चीज़ से खुश नहीं हैं उनको माइनॉरिटी बोलते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी से बेंथम नहीं डील करते हैं। लेकिन इंडियन फिलॉसफी ये कहती है कि सबको शांति होनी चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं होना चाहिए, जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है। तो इसीलिए जितने भी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हैं तो सब ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है।
ही एडवोकेटेड द गुड फॉर ऑल। जो अरबिंदो घोष थे वो सबके लिए जो है अच्छा ही एडवोकेट करते थे। उनका मानना यह था कि सारे लोग खुश होने चाहिए, मैक्सिमम हैप्पीनेस नहीं बल्कि जितने हैं टोटल सारे खुश होने चाहिए। द सर्वभूता हिता, सर्वभूता हिता का मतलब हो गया कि सारे लोग जो हैं वो उनमें हैप्पीनेस होनी चाहिए, सारे लोग खुश होने चाहिए। सर्वभूता हिता जो है ये गीता का कंसेप्ट है। अरबिंदो बोरोड द टर्म सुपरमैन फ्रॉम नीचे एंड ही गेव इट ए वैदिक एंड स्पिरिचुअल कैरेक्टर। तो जो उनका सुपरमैन का कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया था उन्होंने, नीचे एक थिंकर है, फ्रेंच थिंकर है, वहाँ से लिया था और उसको उन्होंने एक वैदिक कैरेक्टर दिया था, एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर दिया था नीचे के कंसेप्ट में। अरबिंदो अलॉन्ग विद मीरा अल्फाजा, मीरा अल्फाजा को मदर के नाम से भी जाना जाता है इंडिया में, फाउंडेड द श्री अरबिंदो आश्रम इन पुडुचेरी। तो अरबिंदो का एक आश्रम है, आज भी आपको पुडुचेरी में आश्रम मिलेगा, तो वो मीरा अल्फाजा और अरबिंदो दोनों ने मिलकर बनाया है। जो मीरा अल्फाजा हैं ये फ्रेंच वुमेन थी, इन्होंने इंडिया में बहुत सारा काम किया है अरबिंदो के साथ। इन 1968 एस्टेब्लिश्ड एरोविली एंड एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप डेडिकेटेड टू ह्यूमन यूनिटी एंड एवोल्यूशन। एक उन्होंने विलेज बनाया, एक टाउनशिप बनाया है एरोविली जिसका नाम है, 1968 में बनाया था इन्होंने। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ये टाउनशिप किसने बनाया है, तो ये मीरा अल्फाजा जो जिनको मदर के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने बनाया है। ये क्यों बनाया था, ह्यूमन यूनिटी और एवोल्यूशन के लिए बनाया था। अरबिंदो वॉज अरेस्टेड इन अलीपुर कंस्पायरेसी केस। तो जो अलीपुर कंस्पायरेसी केस है उसमें इनको अरेस्ट किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर हम एक दो बुक हैं जो अरबिंदो पे लिखी हुई हैं उनके नाम जानेंगे। एक है प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थॉट ऑफ श्री अरबिंदो घोष। तो ये करण सिंह ने लिखी है, डॉक्टर करण सिंह जम्मू कश्मीर से हैं, उन्होंने लिखी है प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थॉट ऑफ श्री अरबिंदो घोष। फिर दूसरी बुक है अरबिंदो द न्यू थॉट इन इंडियन पॉलिटिक्स, 1964 में लिखी है, ये हरिदास मुखर्जी एंड उमा मुखर्जी दोनों ने मिलकर लिखी हुई है। अब कुछ इसमें हमने ओल्ड पेपर से क्वेश्चन लिए हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि इसमें अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे। देखो ये क्वेश्चन कब का है, ये है जून 2013 का, क्वेश्चन नंबर 10 है, सेकंड पेपर है। आप इससे चेक भी कर सकते हो ओल्ड पेपर अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो। अगर आप नहीं हैं तो हमें मेल कर सकते हो आप, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, उस चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ से भी आपको सारे जितने PDF पेपर हैं आपको वहाँ से उसकी एक सिंगल PDF मिल जाएगी सारे पेपर्स की 2009 से 2020 तक। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो लिस्ट 1 है, लिस्ट सेकंड है, एक VD सावरकर हैं, इनके आगे दिया है एसोसिएटेड विद सेक्रेट सोसाइटी लोटस एंड डैगर। ये अभी पढ़ी हमने, लोटस और डैगर सोसाइटी इंग्लैंड में थी जिसको अरबिंदो घोष ने ज्वाइन किया था। तो ये ए के साथ आपको C एक कन्फर्म हो गया। फिर है ऑथर ऑफ द बुक ए प्ले फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो अब हमने कुछ ओल्ड पेपर से क्वेश्चन लाए हैं जिससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो कैसे पूछेंगे। देखो लिखा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। कोड तो मैंने इसमें नहीं दिया है, मैं आपको ऐसे ही लेंथ कम करने के PDF की लेंथ एडजस्ट करने के लिए मैंने कोड्स नहीं दिए, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता दूंगा किसका आंसर क्या है। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हो तो ये जून 2013 का क्वेश्चन है, पेपर है, सेकेंड पेपर है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो अगर आपके पास ओल्ड पेपर हैं। अगर आपके पास ओल्ड पेपर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको PDF जो है हमारी में ओल्ड पेपर्स की वो मिल जाएगी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो लिस्ट फर्स्ट है और लिस्ट सेकंड है। लिस्ट फर्स्ट में जो है सावरकर, MN रॉय, अरबिंदो घोष एंड जयप्रकाश नारायण। दूसरी साइड दिया लिस्ट सेकंड में एसोसिएटेड विद ए सेक्रेट सोसाइटी लोटस एंड डैगर, अभी हमने पढ़ी इस लेक्चर में। ऑथर ऑफ द बुक ए प्ले फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। फिर है कन्विक्टेड इन द कानपुर कंस्पायरेसी केस, हिंदुआइज ऑल पॉलिटिक्स एंड मिलिटराइज हिंदुइज्म। तो ये हैं चार, फर्स्ट लिस्ट में 4 हैं, सेकंड लिस्ट में। अब हमने इनको मैच करना है। देखो पहले तो फर्स्ट जो है सेकंड लिस्ट का एसोसिएटेड विद ए सेक्रेट सोसाइटी लोटस एंड डैगर्स, ये हमने पढ़ी कि ब्रिटिश इंग्लैंड में सोसाइटी थी जिसके अरबिंदो घोष मेंबर बने थे, तो इसके साथ ये सिंपल आ जाएगा
इसके साथ, यानी सी के साथ फर्स्ट आ जाएगा। फर्स्ट और सी को हमने छोड़ देना बिल्कुल। देखो, ऑथर ऑफ द बुक ए प्ले फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो ये आपको पता होगा, बहुत बार पूछा गया, जेपी नारायण की बुक है। फिर है कन्विक्टेड इन कानपुर कंस्पायरेसी केस, जो कानपुर कंस्पायरेसी केस है, तो इसमें आपने पढ़ा होगा, एम.एन. रॉय इससे जुड़े हैं। फिर आता है, लास्ट बच रहा है, तो हिंदुइज्म पे जो भी अगर आपका कुछ होगा तो वो सावरकर का ही होगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, हिंदुइज्म पे होगा तो ज़्यादा चांसेस सावरकर के हों, सनातन धर्म पे होगा तो ज़्यादा चांसेस अरबिंदो घोष के हैं आंसर होने के। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following was not associated with the हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से कौन सा मेंबर एसोसिएटेड नहीं था? जगदीश चंद्रशेखर आज़ाद थे, जुबेश चंद्र चटर्जी थे, भगत सिंह थे, तो इसमें अरबिंदो घोष इससे नहीं थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक HR ये जो है उससे रिलेटेड नहीं थे। ये जून 2012 का पेपर है, पेपर सेकंड है, और क्वेश्चन नंबर 22 आप वहाँ से चेक कर सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, whom did लॉर्ड मिंटो डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस मैन, तो लॉर्ड मिंटो ने किस को मोस्ट डेंजरस मैन कहा था? उन्होंने अरबिंदो घोष को कहा था। ये भी जो है 2013 का ओल्ड पेपर है, सेकंड क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो इसका आंसर ये आ गया। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये बहुत पुराना है, 2009 में आया था, तो कहता है कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। फर्स्ट है सोवरेंटी ऑफ ट्रुथ, तो गांधी ट्रुथ और नॉन वायलेंस से तो गांधी जी रिलेटेड हैं ही। न्यू ह्यूमनिज्म अरबिंदो घोष का नहीं है, ये एम.एन. रॉय जी का है, एम.एन. रॉय जी के वर्क है ये न्यू ह्यूमनिज्म। फिर है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, ये लेनिन का है। न्यू डेमोक्रेसी माओ ज़ेडुंग का है। तो ये 2009 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। 2009 में क्या होता था, एक डिस्क्रिप्टिव होता था, एक ऑब्जेक्टिव होता था, तो ये ऑब्जेक्टिव वाले से लिया गया, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस PDF को अच्छे से देखना। अगर आपको किसी भी टॉपिक के या किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप हमें मेल भी कर सकते हो। हमारा मेल एड्रेस है hillyacademy@gmail.com। तो आप या कमेंट, इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हो, या आप हमें मेल भी कर सकते हो। हम आपको मेल में PDF नोट्स जो है वो सेंड कर देंगे। हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं, नोट्स हों, लेक्चर हों, वो फ्री ऑफ कास्ट हैं। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, और बेस्ट विशेस फॉर योर जर्नी। आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।